हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अल्कोहल के नोमेनक्लेचर की बात की थी हमने और उसके क्लासिफिकेशन की बात की थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के प्रिपरेशन के मेथड्स हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है भैया, तो देखो इधर हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ, अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ। ठीक है, सबसे पहले अल्कोहल के निर्माण की विधि देखेंगे अपन एल्किल हैलाइड से। सबसे पहले किससे देखेंगे अपन? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX, इसे बोलते हैं अपन एल्किल हैलाइड। अब इस एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है अपन को, ROH बनाना है। तो सीधा सा तरीका ये है कि एल्किल हैलाइड में से X हटाओ और OH जोड़ दो तो बन जाएगा अल्कोहल। अब सवाल ये उठता है कि भाई कैसे तो X हटाए और कैसे इसमें OH जोड़े, लेकिन इस रिएक्शन को देखने से एक बात तो हमें पता लग रही है कि X हटेगा और उसकी जगह कौन जुड़ेगा? OH। इट मीन्स X रिप्लेस्ड बाई OH माइनस N, यानी कि X को रिप्लेस कर रहा है कौन? OH। इट मीन्स ये रिएक्शन कैसे होगी? प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एक समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे समूह द्वारा किया जाता है तो इसे अपन बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे है। RX इसकी अभिक्रिया करा दो एक्वस NaOH से या एक्वस KOH। अच्छा, एक्वस का मतलब होता है जलीय। NaOH लो, उसमें पानी मिला दो तो जलीय NaOH बन गया। KOH लो, पानी मिला दो, जलीय KOH। तो एक्वस KOH या एक्वस NaOH से जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या होगा, X हटेगा और उसकी जगह OH जुड़ जाएगा और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? NaX। क्या बन गया? ROH प्लस NaX या KX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने देखा एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधि में एक तरीका देखा। एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड में भी अपन ने देखा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब जलीय NaOH या जलीय KOH से कराते हैं तो क्या बनता है? अल्कोहल। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, जब जलीय KOH लोगे तब तो बनेगा अल्कोहल। यदि जलीय की जगह आपने अल्कोहलिक KOH ले लिया तो भैया फिर अल्कोहल नहीं बनेगा, फिर बनती है एल्कीन। क्या हुआ, कैसे हुआ? देखो इधर RX, इस RX में अल्कोहलिक KOH तो बन जाती है आपके पास एल्कीन। फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो गया? यहाँ पर तो यानी कि अल्कोहल बन गया, वहाँ एल्कीन बन गई। फर्क क्या हुआ? यहाँ KOH को आपने किस में डिसॉल्व किया था? पानी में। सॉल्वेंट चेंज करती रिएक्शन चेंज हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। क्या हुआ ऐसा कैसे हुआ कि आपने सॉल्वेंट चेंज किया, सॉल्वेंट चेंज करते प्रोडक्ट चेंज हो गया? तो देखते हैं इधर आओ। आपको बताया भाई अल्कोहलिक KOH यानी कि KOH को अल्कोहल में घोल दिया, यानी कि आपने क्या किया, इसमें अल्कोहल के रूप में मान लीजिए C2H5OH ले लिया। C2H5OH आपको पता है KOH से रिएक्शन करेगा, हालांकि रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन देखो इधर ये इससे रिएक्शन करेगा, ये अपना H+N डोनेट करेगा और क्या बनाएगा? C2H5O-। आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में एक तो ये बन गया इथॉक्साइड, और क्या बन गया? और मतलब और OH-। ठीक है, कि OH- भी तो है ना यहाँ पे ये, तो आपको पता होना चाहिए C2H5O- जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है देन OH-। OH- की तुलना में ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड को सब्स्टिट्यूट ना करके यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन से, बीटा हाइड्रोजन जो होती है ना वहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। देखो इधर ये रिएक्शन आपके ऐसे नहीं समझ में आएगी, इसको मुझे बना के बताना पड़ेगा, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा।
CH3CH2X प्लस C2H5OH और KOH। इस दोनों ने रिएक्शन की, ये बन गया। ये बनने के बाद देखो क्या होता है, CH3CH2X, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जुड़ी हुई H को मैं ऐसे लिख दूं, ये C2H5O माइनस यहाँ से H प्लस ले जाएगा, यहाँ से H प्लस ले जाने के बाद CH2 पर बचेगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ गया CH2 और इधर X, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये X माइनस यहाँ से बाहर निकल गया और क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड। ये तो मैंने बताया था कि RX यदि अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेगा तो बनती है एल्कीन और जलीय KOH से रिएक्शन करेगा तो बनता है अल्कोहल। RX अल्कोहलिक KOH से करेगा तो एल्कीन, RX जलीय KOH से करेगा तो अल्कोहल। ये बात याद रखना, ठीक है भैया, यहाँ तक आपको ये याद रखनी है चीज, ठीक है। ये तो मैंने आपको केवल एक मैं बता दिया भाई ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। इस क्यों का जवाब, क्योंकि आप लोग सोचते कि बोले जलीय KOH से तो बन जाता है अल्कोहल और अल्कोहलिक KOH से तो ऐसा क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। एल्किल हैलाइड से एक तो तरीका ये हो गया भाई, आप एल्किल हैलाइड से एक तो क्या हो गया, एक तो तरीका एल्किल हैलाइड से ये हो गया कि जलीय KOH या जलीय NaOH से रिएक्शन करा दो। इसके अलावा एक तरीका और होता है, ठीक है। एक तरीका देखो क्या होता है कि आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया नम Ag2O से करा दो। किससे, नम Ag2O। नम Ag2O क्या होता है, दरअसल देखो इधर Ag2O तो आपको पता ही क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। Ag2O होता है आपके सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो इधर RX, इसकी रिएक्शन आपने कराई Ag2O से। Ag2O एक तो होता है शुष्क और एक होता है नम, तो हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे किससे, नम से। नम को बोलते हैं इंग्लिश में मॉइस्ट। अरे मॉइस्चर वगैरह नहीं बोलते क्या, मॉइस्चर मतलब नमी आ गई, तो नम है, थोड़ा सा नम है Ag2O, मतलब H2 है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो RX की रिएक्शन जब नम Ag2O से कराते हो तो बन जाता है ROH। अच्छा बोलो नम से नहीं कराए तो नहीं कराओगे तो कुछ और बनेगा, क्या बनेगा वो भी देख लो। RX की रिएक्शन यदि आप किससे करा दो, शुष्क Ag2O से, शुष्क Ag2O से कराओगे तो बन जाएगा ROR। याद रखना भैया, नम Ag2O से तो बनता है, ये शुष्क बनता है। अब कैसे हुआ ये, इसके बारे में देखते हैं अपन कि ये कैसे हो गया यहाँ पर। तो देखो इधर शुष्क में तो बता देता हूं मैं कैसे बनाइए। RX के 2 मोल ले लिए और रिएक्शन करा दी Ag2O से। तो देखो 2 मोल Ag2, तो यहाँ से 2Agx बाहर निकल जाएगा माइनस, और क्या बन गया यहाँ पर RO, इसे बोलते हैं ईथर। क्लियर है। यदि आपने नम Ag2O से रिएक्शन करा दी तो नम Ag2O का मतलब क्या होता है कि Ag2O में आपने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। नम Ag2O का मतलब Ag2O था सूखा हुआ, उसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाते ही वो नम Ag2O बन गया, यानी मॉइस्ट Ag2O। और ये इससे रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन करके बना देता है AgOH, ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। AgOH बना देगा। अब ये बना हुआ AgOH किससे रिएक्शन करेगा, RX से। तो क्या बाहर निकलेगा यहाँ से, AgX यहाँ से बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा ROH हो भैया। तो एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के तरीके अपन ने यहाँ पर देखे। एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, यानी 2 रिएजेंट के थ्रू आप एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हो। पहला रिएजेंट जलीय KOH है, जलीय NaOH, दूसरा नम Ag2O, ठीक है। बात समझ में आ गई एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का। अच्छा इसके साथ साथ ही एक चीज़ और याद कर लेना, नम की जगह यदि शुष्क Ag2O ले लोगे एल्किल हैलाइड के साथ
तो ईथर बन जाएगा। और यदि एल्किल हैलाइड के साथ जलीय केवच के स्थान पर यदि आप एल्कोहलिक केवच ले लेते हो तो आपको प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल ना मिलके एल्कीन प्राप्त होती है। याद रखना, एल्कोहलिक केवच से एल्कीन, जलीय केवच से अल्कोहल, नम H2O से अल्कोहल और शुष्क H2O से ईथर। ये पहला तरीका था हमने एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का तरीका। एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं ये अपन ने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका, ठीक है भैया। अब दूसरा तरीका देखते हैं अपन एल्कीन से। पहला तरीका हो गया एल्किल हैलाइड से, हो गया अपना। भाई अल्कोहल के निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना पहला तरीका हो गया कौन सा, एल्किल हैलाइड से। अब हम दूसरा तरीका पढ़ेंगे, यानी दूसरा मेथड। अब एल्किल हैलाइड से तो बनाना सीख गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। अब देखते हैं भैया एल्कीन से। दूसरा तरीका है एल्कीन से, ठीक है। एल्कीन से देखो भैया कैसे बनता है। एल्कीन से आपको बनाना है अल्कोहल। सबसे पहले तो आप ये देखो कि एल्कीन क्या होती है। एल्कीन दरअसल वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन से अल्कोहल कैसे बना सकते हो आप सोचो। अल्कोहल में तो सिंगल बॉन्ड लाना है, सिंगल बॉन्ड लाना है का मतलब डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और अल्कोहल में OH जोड़ना है। OH जोड़ना है, इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन कराओ कि जिसके पास OH हो। कौन है ऐसा, मैं यहाँ पर HOH लिख दूं। यदि एल्कीन की अभिक्रिया HOH से करा दूं, HOH मतलब जल, H2O, तो जब एल्कीन पर जल का योग कराएंगे तो बनेगा अल्कोहल, यानी कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा और एक तरफ H और एक तरफ OH जुड़ेगा। पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होंगे ही, कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इधर शिफ्ट करा दिया या मैंने इधर शिफ्ट करा दूं, फिलहाल तो मैं इधर करा रखा हूँ, बाकी अपनी मर्जी है, कहाँ भी शिफ्ट कराओ। क्यों, अभी तो ये सिमेट्रिक है, अभी तो अपनी मर्जी चलेगी। इलेक्ट्रॉन इधर घुमाओ या इधर घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अभी तक तो। क्यों, क्योंकि एल्कीन ही सिमेट्रिक है। लेकिन यदि एल्कीन सिमेट्रिक ना हो तब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। कैसे होता है वो देखेंगे अपन किसी दूसरे एग्जाम्पल में। बात यहाँ तक समझ में आई क्या कि ये एल्कीन था, एल्कीन पर क्या जुड़ा है यहाँ पर H2O, एल्कीन पर जल का योग हुआ और जल के योग से क्या बन गया, अल्कोहल। तो एल्कीन पर जल के योग से क्या बनता है, अल्कोहल। एल्कीन पर किसी भी रिएजेंट का योग, ये रिएक्शन कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया। और एल्कीन जो होती है जनरली कौन सी रिएक्शन देती है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। अच्छा, कैसे पता लगे इलेक्ट्रॉन स्नेही है कि नाभिक स्नेही है, जो पहले जाके जुड़ जाए ना अभिक्रिया उसी के नाम से हो जाती है। इसमें पहले जुड़ता है कौन, इलेक्ट्रॉन स्नेही। हमें कैसे पता लगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ रहा है, तो भैया ये तो तब देखेंगे जब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो जब मैकेनिज्म बताऊंगा तब ये भी बता दूंगा आप लोग को कि कैसे पता लगाया कि इसमें मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक वाली ऑपरेट करनी है, ठीक है। तो देखो, अब एल्कीन पर जल को जोड़ने के भी कई तरीके हैं। भाई ये तो पता लग गया कि एल्कीन पर जल जोड़ दिया तो क्या बन गया, अल्कोहल। लेकिन एल्कीन पर भी जल को जोड़ने के तरीके हैं अलग अलग, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, अब देखो इधर, अब हम देखते हैं एल्कीन का जल योजन, मतलब एडिशन ऑफ H2O। जल योजन जो होता है वो तीन तरीके से होता है। तीन तरीके देखो कौन कौन से। एक तो होता है डायरेक्ट, अगला इनडायरेक्ट मत बोल देना, ठीक है ना। देखो, एक तो डायरेक्ट हो गया, दूसरा होता है
हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक होता है आपके ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और कैसे पता लगाएंगे? डायरेक्ट एडिशन को तो पहचानने का तरीका H+ लिखा होगा और यानी अम्लीय माध्यम में जल का योग हो रहा है। हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण को पहचानने का तरीका आपको लिखा हुआ मिलेगा BH3। BH3 कभी भी अकेला नहीं रहता है, इसके साथ में रहता है THF, ये तो हाइड्रोबोरानन, और साथ में लिखा हुआ मिलेगा आपको H2O2/OH-। इसकी जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है B2H6, ठीक है। ये हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण को पहचानने का तरीका HgOAc2H2O NaBH4, ये तरीका हो गया ऑक्सीमर्क्यूरीकरण को। और ये OAc क्या है? OAc क्या होता है? AC को इधर ले, CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है। तो HgOAc NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। अब ये जब भी आपको लिखा हुआ मिले, इसमें तो आपको पता है प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, मार्कोनिकॉफ उत्पाद। इसमें ये देसी तरीका बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका, एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद, ठीक है। और इसमें कौन सा इसमें बनता है? मार्कोनिकॉफ उत्पाद, ठीक है। डायरेक्ट में ये याद करना है आपको। अब ये क्या चीज़ है, मैं अभी आपको रिएक्शन बताऊंगा तब पता लग जाएगा। कुल मिला के आपको एल्कीन पर H2O जोड़ना है। एल्कीन पर H2O जोड़ने के लिए अब क्वेश्चन में ये तो लिखा हुआ आएगा नहीं कि साहब एल्कीन पर H2O जोड़ो, आपको तो रिएक्शन लिखी हुई रहेगी। रिएक्शन को पहचानना है और पहचानने के बाद उसका आंसर देना है। तो रिएक्शन को पहचानने का तरीका क्या है? इनमें से कुछ भी, ये लिखा हुआ मिले, ये लिखा हुआ मिले, ये लिखा हुआ मिले या ये लिखा हुआ मिले, कुछ ही नहीं करना, H और OH जोड़ना है बस। H और OH ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जोड़ना है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ के, इसमें मार्कोन। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है रीअरेंजमेंट? आगे बात करेंगे अपन इस पर। रीअरेंजमेंट होता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। याद रखना, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, बाकी इन दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब एक एग्जांपल लेकर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो इधर, अब एक एग्जांपल से अपन इसको देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ मिल गया H+/H2, आपको मान लीजिए लिखा हुआ मिल गया B2H6, ठीक है ना। हाइड्रोबोरानन H2O2/OH-, आपको मान लीजिए लिखा हुआ मिल जाए HgOCO CH3 H2O NaBH4। अब आधे स्टूडेंट तो इसको देखते बोलो परेशान, अरे बोलो सर ये क्या आ गया, कहाँ बी जोड़ना है, कहाँ ये जोड़, कुछ ही नहीं करना, कुछ भी इनमें से दिख जाए H और OH जोड़ना है। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि एल्कीन से जुड़े हुए उस कार्बन पर आप हाइड्रोजन जोड़ो जिस पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज़्यादा है।
एल्कीन से जुड़ा हुआ ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों में से कौन से के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है? इधर वाले के पास। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेंगे? यहाँ पर। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग तो आंसर ये आ गया कि यहाँ तो जुड़ गया H और यहाँ जुड़ गया OH। इसमें आपको बताया था मैंने एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, जो मार्कोनिकॉफ कहता है उसका उल्टा कर दो। मार्कोनिकॉफ कहता है हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो, तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहेगा? नहीं, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो। तो कहाँ जोड़ना है? यहाँ जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये लो भैया, ठीक है, ये आंसर करना है। अच्छा, अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा आपके, बोलो सर ये क्या नियम होता है क्या कि हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं वहीं जुड़ता है? बिल्कुल नियम वैसे कोई पर्टिकुलर ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जब देखा जाता है ना इसका, क्योंकि ये फ्रिड पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसके मैकेनिज्म देखते हैं तो कुल मिला के आंसर ये निकल के आता है कि हाइड्रोजन यहीं जुड़ा हुआ मिलेगा और OH यहाँ जुड़ा हुआ मिलता है। तो हमने एक देसी तरीका बता दिया भाई। मार्कोनिकॉफ का तो चलो ठीक है, मार्कोनिकॉफ तो ये कहता है हाइड्रोजन वहाँ जोड़ो जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज़्यादा है। एंटी मार्कोनिकॉफ अपन निकाल लेते हैं, बोले उसका उल्टा कर दो, ठीक है ना। अब ये हुआ कैसे? अब मान लीजिए फिलहाल तो इसमें कहीं ये तो डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है भाई, इससे ये बन गया, ये देसी तरीका है, डायरेक्ट आंसर, आधा आधा नंबर की क्वेश्चन आ जाए ये आंसर करना है। लेकिन कैसे हुआ इसका जवाब जानने के लिए हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। तो आओ अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, इसका मतलब यह है कि अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन पर H2O का योग कैसे होता है। तो देखो इधर C डबल बॉन्ड C, इधर H+/H2, ठीक है। तीन तरीके बताए थे मैंने आप लोग को, एक तो डायरेक्ट एडिशन बताया था मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एक बताया था मैंने हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, और तीसरा बताया था मैंने आपको ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। याद होना चाहिए, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन में रीअरेंजमेंट होता है, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण में भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तीनों काम एक ही करते हैं, एल्कीन पर H2O को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तरीका अलग अलग है, काम एक ही है, तीनों का काम एक है, H2O जोड़ेंगे एल्कीन पर, लेकिन जोड़ने के तरीके अलग अलग हैं। और एक में आप देखोगे मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, एक में एंटी मार्कोनिकॉफ। तो किस में मार्कोनिकॉफ, किस में एंटी मार्कोनिकॉफ, ये मैं आपको ब्रीफली एक बार पहले बता चुका हूँ। अब देखो इधर सबसे पहले देखते हैं अपन अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। अब इसमें जैसे मान लीजिए मैंने बताया था इसका आंसर भाई, इस समय तो कहीं भी आप घुमा दो चाहे से, ठीक है ना। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट इधर कर दिया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, H2O कैसे टूटेगा, H OH, H पर पॉजिटिव और OH पर, तो पॉजिटिव कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ कौन आ गया OH और यहाँ पर H, क्लियर है। अब इसके बाद देखो इसकी मैकेनिज्म, एक बात और बता देता हूँ, एल्कीन पर इस तरीके से जो जल योजन होता है ना, वो दरअसल होता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, और यहाँ पर ये जो इसकी मैकेनिज्म ऑपरेट हो रही है वो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब हमें कैसे पता लगा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी, तो देखो इधर सबसे पहले अटैक करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही ही क्यों अटैक करता है पहले, ये भी सवाल है। तो देखो इधर पहले तो ये देखो इधर H जुड़ गया यहाँ पर, तो जब इसकी मैकेनिज्म की एनालिसिस की गई तो ये पता लगा कि इसमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, यानी इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन मध्यवर्ती तभी बन सकता है जब मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन
कि ऑपरेट हो। यानी जब ये इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ेगा ना तभी तो कार्बोकेटाइन बनेगा। यदि मैं पहले न्यूक्लियोफाइल जोड़ता तो फिर कार्बोकेटाइन नहीं बनता। जबकि स्टडी करने के बाद ये पता लगा है कि यहाँ पर इस मैकेनिज्म के दौरान कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट तभी बनेगा जब आप पहले किसको जोड़ोगे, इलेक्ट्रोफाइल को। तो देखो पहले जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, अब इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, इस बने हुए कार्बोकेटाइन पर कौन आके जुड़ जाएगा, OH माइनस। हालांकि OH माइनस तो OH माइनस आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, या फिर एक तरीका है जैसे कि आप इस पे क्या जोड़ सकते हो, H2 जोड़ सकते हो, फिर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा, H+ बाहर निकलेगा। ठीक है, उस तरीके से भी है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। OH माइनस जुड़ेगा, C इधर OH इधर H, आंसर आ गया। तो ये एसिड कैटालाइज्ड जलीय योजन था आप लोग के। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ H2 में आपने पहला देखा एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ H2 आपने देखा यहाँ पर। ठीक है, अब एक बात याद रखना, इस तरह के मैकेनिज्म में मध्यवर्ती क्या बना, कार्बोकेटाइन। और एक बात हमेशा याद रखना, यदि मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है तो उसमें पुनर्विन्यास संभव है तो होगा, और पुनर्विन्यास संभव नहीं है तो नहीं होगा। बस ये बात जरूर ध्यान रखना। पहली चीज तो ये कि इसमें मध्यवर्ती क्या बना, कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन बन गया है, इट मीन्स रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो होगा। रीअरेंजमेंट यदि पॉसिबल है तो होगा। अब सवाल उठता है कि रीअरेंजमेंट क्या होता है। देखो इसके नाम से पता लग रहा है कि रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि एक बार आपने किसी चीज़ को अरेंज कर दिया, फिर उसके बाद आप उसको दोबारा अरेंज कर रहे हो, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपने एक बार किसी चीज़ को अरेंज कर दिया, फिर आपको लगा कि यार इसमें कुछ और बदलाव हो सकता था। यदि मैं ये बदलाव कर दूं तो पहले से बेटर रहेगा, तब तो आप बदलाव करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, आगे की रो में बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा आगे की रो में बैठा हुआ बहुत बातें कर रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चा बात कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दूँ तो थोड़े से क्लास में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं उस स्टूडेंट को शिफ्ट करूंगा एक जगह से दूसरी जगह पर। कब करूंगा, यदि वहां जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये पहले से मोर स्टेबल है एक मामला, अब आवाज़ कम हो रही है। लेकिन यदि मान लीजिए वहां जाने के बाद वो यहाँ से ज़्यादा आवाज़ करने लग गया, तो मैं उसको वहाँ थोड़ी भेजूंगा, मैं कहूँगा चल ठीक है भाई तू यहीं बैठा रहे। तो इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। यानी पर्टिकुलर क्या होता है, मॉलिक्यूल में कोई एक एटम होता है, उस एक एटम को हम क्या करते हैं, एटम को या फिर पर्टिकुलर किसी ग्रुप को हम माइग्रेट करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। यदि माइग्रेशन के बाद यदि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तब तो ये माइग्रेशन होगा, और यदि मान लीजिए माइग्रेशन करने के बाद यदि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया तो फिर वो माइग्रेशन नहीं होगा। वो कहेगा जैसा हूँ मैं तो वैसा ही ठीक हूँ, मेरे को यहाँ से वहाँ मत भेजो। वहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से वहाँ यानी माइग्रेट तभी होगा जब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। यदि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है ना तो फिर माइग्रेशन नहीं होगा। और इसी को तो रीअरेंजमेंट कहते हैं कि एटम और ग्रुप का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर माइग्रेट होना, यही तो क्या कहलाता है, रीअरेंजमेंट। और ये कार्बोकेटाइन में होता है। यदि आपको कार्बोकेटाइन दिख जाए तो उसमें आपको रीअरेंजमेंट करवाना है। बात समझ में आ गई। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बन जाए और बनने के बाद यदि उसमें रीअरेंजमेंट दिख रहा है तो भैया रीअरेंजमेंट करवाना है। इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है भैया, तो देखो इधर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। लो देखो इधर CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला जाएगा या क्वेश्चन अपने आप नहीं बोलेगा कि साहब मेरे अंदर तो रीअरेंजमेंट कराओ, ये आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, खुद को चेक करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो ये इसका एग्जाम्पल, ये सवाल आ गया आपके एग्जाम में, ठीक है। अब इसका आंसर निकालना है। अब जिनको रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं पता है वो क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड को हटाओ और जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है वहां तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो और बगल वाले पर OH जोड़ दो। देखो जिनको रीअरेंजमेंट नहीं पता है वो क्या आंसर करेंगे इसका, वो इसका आंसर करेंगे ये वाला, और ये आंसर हो गया गलत। आंसर एक गलत हो गया। याद रखना H और OH ऐसे नहीं जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा तो देखो भैया वो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म से, ठीक है। मैकेनिज्म से देखेंगे तब वास्तव में जो प्रोडक्ट बनता है उसका पता लगेगा। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, मैकेनिज्म से देखो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म, सबसे पहले रिएक्शन कौन करता है, H+। आक्रमण सबसे पहले कौन करेगा, H+। आक्रमण अब क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, यहाँ नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव जुड़ जाएगा और क्या बनेगा CH3 CH3H CH CH3 पॉजिटिव बन गया क्या कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनते ही दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। रीअरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ, देखना इधर रीअरेंजमेंट बता देता हूँ क्या चीज़ है। यहाँ से अपन रीअरेंजमेंट भी देख लेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए वैसे तो आप लोग रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट क्यों होएगा। यदि ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है यानी ये हाइड्रोजन इस कार्बन को छोड़ के इस कार्बन के पास चला जाए तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर पॉजिटिव मोर स्टेबल था या यहाँ पर है, तो यदि यहाँ पर यदि इसके माइग्रेट होने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो इसको मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो CH3 CH3 ये हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ के यहाँ आ गया CH2, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, यहाँ पे 3 डिग्री। मोर स्टेबल कौन है, 3 डिग्री। इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या हुआ इसमें, रीअरेंजमेंट में होता क्या है, ये हाइड्रोजन था, अब ये हाइड्रोजन इस पे जाके कैसे जुड़ सकता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये हाइड्रोजन इसके पास आके बोल रहा है कि बोले साहब मैं आपसे बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। तो ये कार्बन कहेगा कि मैं तेरे साथ बॉन्ड क्यों बनाऊँ, इसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। यदि ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर के आ जाए तो इसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तो ये बॉन्ड बना लेगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है कि यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाता है और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, एक और आके जुड़ गया CH2, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले गया तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो पॉजिटिव अब यहाँ आ गया, पहले यहाँ कमी थी अब यहाँ कमी होगी तो पॉजिटिव। तो लेकिन इसको बोलेंगे क्या अपन, देखो इधर ये पोजीशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये एक दूसरे से पोजीशन है 1 2, ये 1 ये 2, और जा कौन रहा है, बोला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस रूप में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है कि यहाँ छोड़ के जा रहा है, बोलो साथ लेके जा रहा है। साथ लेके जा रहा है मतलब H+ के रूप में जा रहा है कि H- के रूप में। H- को बोलते हैं अपन हाइड्राइड, और क्या हो गई शिफ्ट, यानी 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई यहाँ पर, 1 2 H- के रूप में गया तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई और ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया मोर स्टेबल। भाई ये कार्बोकेटायन था 2 डिग्री और ये बन गया 3 डिग्री। अब आगे की रिएक्शन में देखो क्या होता है, यहाँ बता देता हूँ मैं। अब इस पे रिएक्शन करता है H2O जो होता है एक नाभिक से नहीं होता है,
कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, नाभिक से नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, दिख रहे हैं आपको रिच, 2 लोन पेयर दिख रहे हैं। ये क्या करता है, इसको अपना लोन पेयर दे देगा तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। बॉन्डिंग हो जाएगी तो देखो क्या आंसर आएगा इसका, यहाँ बना देता हूँ मैं, CH3 CH3 CH2 CH3 OH और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फटाफट इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या रिमूव कर देता है, H+, तो -H+ निकल गया और फाइनल प्रोडक्ट अपने पास आ गया यहाँ पर OH CH2 CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। समझ में आ गया, तो जो रिएक्शन थी उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, ये आया अपने पास। बात समझ में आ गई। ये अपन ने क्या किया था, एक एग्जांपल लिया था किसका, रीअरेंजमेंट का, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं अपन एक एग्जांपल और देखते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है भैया, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन यहाँ पर। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन का बताता हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन यहाँ पर, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन, इसकी वही मैकेनिज्म देखते हैं अपन, कैसे आंसर आएगा इसका, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन होती है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और क्या बनेगा यहाँ पर, CH2 CH CH3 बन गया कार्बोकेटाइन। अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कराओ। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री। अब देखना इधर मैं रीअरेंजमेंट करा देता हूँ इसमें, रीअरेंजमेंट करा दो, यानी कि यह हाइड्रोजन शिफ्ट कर दूं तो क्या कहलाएगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो देखो क्या बनेगा, CH पॉजिटिव CH2 CH3, फिर वही तरीका आगे रिएक्शन करा दो किससे, H2O से, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH CH2 CH3। बात समझ आ गई। ये वही केस था, कौन सा, रीअरेंजमेंट का। क्लियर है। अच्छा देखो, ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि ये तो था आपके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट होने के बाद में ये बन गया बेंजाइलिक, और आपको पता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इसीलिए तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ फिर अपने पास ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई कि कब रीअरेंजमेंट करना है और कब रीअरेंजमेंट नहीं करना। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाएगा कि भाई कब रीअरेंजमेंट होता है और कब रीअरेंजमेंट नहीं होता। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तब तो रीअरेंजमेंट करवाना है, अदरवाइज रीअरेंजमेंट नहीं करवाना। ठीक है, अब देखो इधर एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 H प्लस ओब्लिक H2। इसमें देखो वही रिएक्शन के मैकेनिज्म, CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 H प्लस से रिएक्शन करेगा तो ये CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें आप रीअरेंजमेंट कराना चाहो, आप ये सोचो कि यहाँ बगल वाले हाइड्रोजन को यदि मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो देखो यहाँ शिफ्ट, इसको यहाँ शिफ्ट करने के बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जबकि ये ऑलरेडी 3 डिग्री है। इसका मतलब अब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 डिग्री
से आप 2 डिग्री में नहीं जा सकते भाई। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 डिग्री है, आप यदि इसमें रीअरेंजमेंट कराते हो तो वो 2 डिग्री बनेगा, इसलिए ऐसा रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये खुद को पहचानना आपको कब रीअरेंजमेंट होगा और कब। सेम वही तरीका, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा CH3 CH2 COH। ये समझ गए OH कैसे जुड़ेगा, इसके मैकेनिज्म में पहले बता चुका हूँ। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, फिर H+ बाहर निकलेगा, फिर OH जुड़ा रह जाएगा। ठीक है, ये था अपने एसिड कैटालाइज्ड जलयोजन यानी अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन। अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन हो गया। अब इसके बाद में आगे हम देखेंगे हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, याद रखना ये रिएक्शन याद रखना आप लोग। और हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी वही चीज़ होती है, H2O का योग ही होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।